Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई होप कि इन डेली सेशंस के साथ साथ आपका जो नॉलेज है करंट अफेयर्स का वो भी बढ़ता जा रहा होगा और जो हम रिवीजन वाला इसमें एडिशनल पार्ट करते हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी. तो अगर आपको लगता है कि ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं और आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो इम्प्रूव हो रहा है तो प्लीज़ हमें कुछ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है. तो चलिए वापस आते हैं सेशन पे. आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्लोबल फ्राइट समिट की, GSAT-N2 की, फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशंस WTO की नेशनल फिन स्विमिंग चैम्पियनशिप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि कहाँ पे ये चैम्पियनशिप हुई और किस वजह से न्यूज़ में है. PM इंटर्नशिप स्कीम देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कब हम वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्राइट समिट 2024? ग्लोबल फ्राइट समिट 2024 का मेज़बान कौन सा शहर है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दुबई. ग्लोबल फ्राइट समिट 2024 स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी दुबई में और इसको होस्ट किया है DP वर्ल्ड ने, ठीक है. यहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम अक्रॉस 155 कंट्रीज़ और ये 3 दिन का इवेंट है जो कि 18 नवंबर को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसके लिए हमने थीम क्या रखी है? एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ टुमारो, ठीक है. और यहाँ पे डिस्कशंस क्या क्या होंगे? यहाँ पे फोकस रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल शिपिंग एंड रेजिलियंस ट्रेड रूट. और इंडियन फर्म्स जैसे कि विप्रो टेक, महिंद्रा और SRM टेक ये सब इसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं, ठीक है. तो ग्लोबल फ्राइट समिट 2024 के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? आंसर है ए ऑप्शन, दुबई. ओके, अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस. द फर्स्ट वन इज Recently, where was the 28th edition of Central and State Statistical Organizations Conference held? इसका 28th edition हुआ है नई दिल्ली में. Recently, Prime Minister of India inaugurated the भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव at which place? ये inaugurate किया गया नई दिल्ली में. Which ministry is hosting the 2024 World Heritage Young Professionals Forum? इसको host किया है Ministry of Culture ने. Which country hosts the BIMSTEC Business Summit 2024? इसको होस्ट किया है हमारी कंट्री इंडिया ने. Which ministry recently inaugurated the ASSOCHAM Environment and Carbon Conference in New Delhi? आंसर हो जाएगा Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Recently, where was the NATO Summit 2024 held? इस साल की जो NATO Summit थी वो हुई थी वॉशिंगटन DC में. वॉशिंगटन DC में कौन से 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है? तो पहला है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है. और नाटो की बात करें तो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाटो को ज्वाइन करने वाली लेटेस्ट कंट्री कौन सी है? इट इज़ द 32nd नेशन जो कि है स्वीडन कंट्री, ठीक है. और 31st नेशन था फिनलैंड टू ज्वाइन द नाटो. इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. रिसेंटली वेयर वॉज द शंग्रीला डायलॉग और द एशियन सिक्योरिटी समिट हेल्ड? ये समिट हुई थी सिंगापुर में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. Who has been appointed as the new Controller and Auditor General of India? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आंसर है बी ऑप्शन, के संजय मूर्ति, ठीक है. इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू कैग ऑफ इंडिया और इसी के साथ इन्होंने किसको सक्सीड किया है ये भी बात याद रखिएगा. इन्होंने सक्सीड किया है GC मुर्मू को, ठीक है, जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे जम्मू एंड कश्मीर के. और ये अपॉइंटमेंट हुआ है अंडर आर्टिकल नंबर 148 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर हम बात करें के संजय मूर्ति की तो करेंटली ये सेक्रेटरी थे इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और इनका करंट रोल क्या था? इसमें ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ को ओवरसी करते थे और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को चेकआउट करते थे. इन्होंने कोलैबोरेट किया है डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है. तो यहाँ पे 2 बातें आपको याद रखनी है. सबसे पहली बात यह है कि हमारे नए कैग कौन बन चुके हैं? ये हैं के संजय मूर्ति. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है GC मुर्मू को, ठीक है. यहाँ पे अगर हम इंडियन कैग की बात करें तो कौन सा आर्टिकल नंबर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि आउटलाइन करता है
कैग के ड्यूटीज एंड पावर्स को. सो इट इज़ द आर्टिकल नंबर 149. जिस भी एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. और CAG is responsible for auditing the books of which Indian institution that manages the country's foreign exchange reserve. तो CAG की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये RBI के बुक्स को ऑडिट करते हैं. ठीक है. फिर आर्टिकल नंबर 148 क्लॉज 1 क्या कहता है? इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. और इनको किस तरह रिमूव किया जाता है फ्रॉम ऑफिस अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम रिमूव करते हैं उसी तरह से इनका भी रिमूवल होता है. ठीक है. अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज recently which prison received the biodiversity conservation award which is constituted by the Andhra Pradesh State Biodiversity Board. तो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इस साल दिया गया है राजा हमुंद्री सेंट्रल प्रिजन को, जो कि आंध्र प्रदेश में है. मालती जोशी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड. हाल ही में इनका निधन हो गया. ये एक स्टोरी टेलर्स हैं. शफीकुर रहमान बर्क रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड. आंसर है पॉलिटिक्स. विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव. अपने पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024. Kamala Beniwal who recently passed away was the first woman minister of which Indian state. इनका भी हाल ही में निधन हो गया. ये फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर रह चुकी हैं राजस्थान के लिए. Who has been appointed as the new chairperson of the Union Public Service Commission recently. UPSC के लिए नए चेयरपर्सन बने हैं प्रीति सुदन. हरपाल सिंह बेदी who recently passed away belong to which field. ये एक जर्नलिस्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है What type of satellite is India's GSAT N2 which was launched by SpaceX's Falcon 9 rocket. भारत का GSAT N2 किस प्रकार का उपग्रह है जिसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था. आंसर है बी ऑप्शन कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ठीक है. इंडिया का ये GSAT N2 जिसको आप GSAT 20 के नाम से भी जानते हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. इसको लॉन्च किया गया है SpaceX के Falcon 9 रॉकेट की हेल्प से. ठीक है. इसको डेवलप किया है NSIL ने यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अंडर इसरोज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. और GSAT N2 ऑपरेट करता है इन द KA बैंड और ये सपोर्ट करता है हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन जहाँ पे इसकी कैपेसिटी है लगभग 48 गीगाबाइट्स पर सेकेंड. तो ये डेटा और इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड या ऑफर करता है टू रिमोट एरियाज. साथ ही इन फ्लाइट कनेक्टिविटी देता है इन अक्रॉस इंडिया. इस सैटेलाइट में टोटल 32 यूजर बीम्स को फीचर किया गया है, 8 नॉर्थ ईस्ट के लिए और 24 इंडिया के लिए. और इसका वेट है लगभग 4700 kgs और इसका मिशन लाइफ कितना है 14 साल का. ये सपोर्ट करेगा इंडिया के स्मार्ट सिटीज मिशन को. ठीक है. तो इंडिया का GSAT N2 जिसको आप GSAT 20 के नाम से भी जानते हैं, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है SpaceX के Falcon 9 रॉकेट की हेल्प से. किस तरह का ये सैटेलाइट है? तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. ओके. यहाँ पे अगर हम स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें जिसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है, तो इंडिया का जो स्मार्ट सिटीज मिशन था इसको लॉन्च किया गया था 2015 में. इनिशियली इसमें कितनी सिटीज को सेलेक्ट किया गया था? तो इनिशियली इसके अंतर्गत 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था. और इस प्रोग्राम का पर्पस क्या था? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना. ठीक है. तो सिटीज को चूज किया गया था थ्रू अ कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस और जितनी भी इसमें सिटीज सेलेक्ट हुई थी उनको एलोकेट किया गया था कुछ फंडिंग टू इम्प्लीमेंट द स्मार्ट सोल्यूशन. ओके. अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स देखते हैं. द फर्स्ट वन हियर इज Which two countries recently carried out the 7th edition of the joint military exercise शक्ति. पूछने का मतलब क्या है कि एक्सरसाइज शक्ति कौन से दो कंट्रीज के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज का नाम है? तो ये है इंडिया और फ्रांस. मित्र शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री. आंसर है श्रीलंका. यहाँ पे याद रखिएगा शक्ति अलग चीज है, ये अलग एक्सरसाइज का नाम है और मित्र शक्ति अलग एक्सरसाइज है. ठीक है. रिसेंटली वेयर वॉज द कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशन. विनेत्रा को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में. रिसेंटली विच इंडियन नेवल शिप विजिटेड वियतनाम एज पार्ट ऑफ द इंडियन नेवीज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट. इसके अंतर्गत इंडिया की तरफ से INS किल्टन गई थी वियतनाम कंट्री विजिट करने. रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट. इसको लॉन्च किया है रशिया ने. रिसेंटली वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड. ये एक्सरसाइज हुई है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे. Which Indian aircraft carrier participated in the naval exercise between India and Italy near Goa. ये कैरियर था INS विक्रमादित्य. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है
According to the recent report, which countries emerged as the top 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द G20 कंट्रीज? हालिया रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में कौन सा देश शीर्ष 3 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। ठीक है, असल में इंडिया की बात करें तो इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू लीड द G20 इन 2024, जहां पे हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली है जीडीपी की 7%, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा रोबस्ट और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडोनेशिया की रैंक सेकेंड रही विथ 5% जीडीपी ग्रोथ रेट, और चाइना थर्ड पोजीशन पे रहा विथ 4.8% ऑफ ग्रोथ। ओके, और रशिया इसके बाद फर्दर फोर्थ पे आता है, जैसे कि 3.6% थी इनकी एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट। ब्राजील की भी 3% थी, और अफ्रीकन रीजन की भी लगभग 3% थी। तो यूएस की बात करें तो यूएस 2.8% पे है, कनाडा 1.3% पे है, और यूके इज एट 1.1%। इटली का बहुत कम है 0.7%, और जापान उससे भी कम है 0.3% पे। तो जर्मनी यहाँ पे अगर हम जर्मनी को देखें तो जर्मनी का तो जीरो ग्रोथ रहा है, द लोवेस्ट अमंग द ऑल एडवांस्ड कंट्रीज। और G20 समिट जो ब्राजील में हुई है, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है हंगर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना, ये 3 कंट्रीज इमर्ज हुई हैं एज द टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द G20 कंट्रीज। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज Which organization has prepared the Global Environment Outlook Report? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है? आंसर है यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर लाई करता है नायरोबी, कीनिया में। Which organization recently released the Global Trends Report Forced Displacement in 2023? इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR ने। Which government agency recently released the report titled as Improving the Culture of Research and Development in the State Universities and Institutions? ये गवर्नमेंट एजेंसी है नीति आयोग। Which organization released the South Asian Development Update Report? इस रिपोर्ट को दिया है वर्ल्ड बैंक ने। Recently which organization has released Ozone and UV Bulletin? ये दिया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। Which organization recently released the Asia Pacific Employment and Social Outlook 2024 report? इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। और लास्ट है which two organizations jointly published the Global Multidimensional Poverty Index report? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Which village from Chhattisgarh has been recognized as UNWTO's best tourism villages? छत्तीसगढ़ के किस गांव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है? ये छत्तीसगढ़ का विलेज है, डी ऑप्शन, दुधमारस विलेज। ये बास्तर छत्तीसगढ़ में लाई करता है, और इसने ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल करी है बाय बीइंग सिलेक्टेड अमंग द UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। ठीक है, तो ये वन ऑफ द 20 विलेजेस है जिसको कि चूज किया गया फ्रॉम 60 नेशंस अपने सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस के लिए, और ये लोकेटेड है कांगर वैली नेशनल पार्क में। ये प्रोवाइड करता है इको टूरिज्म को विद डेंस फॉरेस्ट एंड द कांगर रिवर। तो अब जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा टूरिज्म फैसिलिटीज को यहाँ पे अपग्रेड करने में, कल्चर को प्रिजर्व करने में, और विलेजर्स की लाइफ्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो दुधमारस और चित्रकूट ने रिसीव किया है इंडिया का बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड ऑन 27 सितंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का ये विलेज है दुधमारस, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने एज देयर बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। फाइन। UNWTO की बात करें तो कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1975 में, और इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें कांगर वैली नेशनल पार्क की, तो इसको कब नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था? आंसर है 1982। छत्तीसगढ़ कौन से स्टेट से सेपरेट होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना है? 2000 में। आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, कौन सी रिवर है जो एक नेचुरल बैरियर फॉर्म करती है इन बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश? दिस इज महानदी रिवर। और छत्तीसगढ़ के बास्तर रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब पाई जाती है, इट इज द गोंड ट्राइब। ठीक है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन। कमला बेनीवाल हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? जस्ट हमने बात करी, आंसर है राजस्थान। Who have been awarded the Nobel Prize in Economics 2024? इस साल का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में किन किन लोगों ने आपस में शेयर किया? डेरन एक्मोग्लू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है,
रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर, नाइजर कंट्री के लिए इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं सीताराम मीना। और ये जो नोबेल प्राइज के क्वेश्चन है सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, जरूर इनको याद रखिएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर पीस, लिटरेचर, सब में अलग अलग किसको किसको मिला है। Who have been awarded the Midori Prize for Biodiversity 2024? Answer is Vera Yoronova and Jezebel Augustina Calderon Carlos. Recently, who has been appointed as the new Director General of National Security Guard? NSG के लिए नए Director General हैं बी श्रीनिवासन। काबली प्राइजेस आर अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड? ये दिया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस के सेगमेंट में। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद द शिवालियर डीला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। फ्रांस का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि इस साल दिया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच स्टेट्स टीम वन द नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024? किस राज्य की टीम ने राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है? सबसे पहले ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था और यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 4th एडिशन था नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का जो कि नई दिल्ली में हुआ है और यहाँ पे 1500 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया फ्रॉम 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वेस्ट बंगाल ने जीती है इस चैंपियनशिप को और इसमें इन्होंने टोटल 151 मेडल्स जीते हैं जिनका सेग्रीगेशन किस तरह है, इसमें 67 गोल्ड थे, 43 सिल्वर था और 41 ब्रोंज मेडल्स थे, ठीक है। कर्नाटका इसमें रनर अप रहा, यानी कि वेस्ट बंगाल ने कर्नाटका स्टेट को हराया है। कर्नाटका के पास कितने मेडल थे? इनके पास 50 मेडल थे, ओके। और 50 मेडल जो थे इनका सेग्रीगेशन किस तरह था? इनके पास 17 गोल्ड, 18 सिल्वर और 15 ब्रोंज थे। उत्तराखंड और हरियाणा ने दोनों ने इकट्ठे 21 मेडल जीते हैं और उत्तराखंड की पोजीशन 3rd रही ड्यू टू मोर गोल्ड मेडल्स। यानी कि अगर कभी भी 3rd पोजीशन पे या 2nd पोजीशन पे एक साथ 2 टीम्स आ रही हैं तो फिर देखा जाता है कि ज्यादा नंबर ऑफ गोल्ड मेडल किसके पास हैं, ठीक है। तो ऑल्दो उत्तराखंड और हरियाणा के पास 21-21 मेडल थे लेकिन उत्तराखंड के पास गोल्ड मेडल ज्यादा थे, इसलिए इनको 3rd पोजीशन पे रखा गया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था अंडर वाटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, और ये हाईलाइट करता है इंडिया का ग्रोइंग फिन स्विमिंग टैलेंट, ओके। तो 3 बातें याद रखिएगा, नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कौन सी स्टेट की टीम थी जो 1st पोजीशन पे रही? इट इज वेस्ट बंगाल। और रनर अप कौन रहा? इन्होंने किसको हराया? यानी कि तो इन्होंने हराया था कर्नाटका को, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज देखते हैं। The first question is recently who has become the first Indian male wrestler to qualify for 2024 Paris Olympics? 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन मेल रेसलर का नाम क्या है? इनका नाम है अमन सहरावत। नहीं दिवेचा who recently won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship belongs to which Indian state? इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता था इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में और ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? आंसर है महाराष्ट्र। Recently who achieved India's first rowing quota for Paris Olympics? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बलराज पनवार। रानी रामपाल who recently announced her retirement is associated with which sport? इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये एक हॉकी प्लेयर थी। Recently who has been appointed as the new head coach of junior men's hockey team? आंसर हो जाएगा पी.आर. श्रीजेश। David Mullen who recently announced his retirement from international cricket belongs to which country? ये खेलते थे इंग्लैंड के लिए और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। Recently which company announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? आंसर हो जाएगा कोका कोला, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है What is the rank of India in the Sustainable Trade Index 2024? सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये इंडेक्स भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया की रैंक इसमें रही 23rd, ठीक है। और इस इंडेक्स को क्रिएट किया गया इन 2022 बाय द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर और हिनरिच फाउंडेशन ने मिलकर किया है। यहाँ पे इन्होंने 30 इकोनॉमीज को एग्जामिन किया ऑन रेडीनेस फॉर ग्लोबल ट्रेड, कि कोई भी कंट्री कितनी रेडी है ग्लोबल ट्रेड के लिए। फोकस था इनका इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल पिलर्स, ठीक है। तो सस्टेनेबल ट्रेड असल में इंश्योर करती है म्यूचुअल बेनिफिट को फॉर द पार्टनर्स व्हाइल बैलेंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया टॉप परफॉर्मिंग नेशंस रहे हैं ऑन द इंडेक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही? आंसर है बी ऑप्शन 23, ओके। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें
सस्टेनेबल ट्रेड की, तो कौन सी कंट्री फर्स्ट थी टू डिक्लेयर अ नेट जीरो एमिशन टारगेट? 2050 का टारगेट इन्होंने सेट किया था। दिस इज द कंट्री यूके। और कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका पर्पज है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड कोऑपरेशन? इट इज द क्योतो प्रोटोकॉल। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन। The first one is what is the rank of India in the Global Nature Conservation Index 2024? इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन थी 176. Which organization recently released the Living Planet report? इसको पब्लिश किया है वर्ल्ड वाइड फंड ने। Recently which organization released the 2024 Global Education Monitoring Report, Gender Report, Technology on her terms in France? ये रिपोर्ट दी है यूनेस्को ने। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट पब्लिश की है IMF ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस रेडीनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान? इसको लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024? आंसर है यूनेस्को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द पीएम इंटर्नशिप स्कीम? किस मंत्रालय ने पीएम इंटर्नशिप योजना को लागू किया है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, तो लगभग 6.5 लाख यूथ ने अप्लाई किया फॉर इंटर्नशिप्स अंडर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम पायलट प्रोजेक्ट। इसको अनाउंस किया गया था इन द यूनियन बजट 2024 टू 25। इस स्कीम का पर्पज है 12 मंथ का इंटर्नशिप प्रोवाइड करना फॉर 1 करोड़ कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 21 टू 24 ईयर्स है फॉर ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत पर्पस क्या है? रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस ऑफर करना इन टॉप कंपनीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है और फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 में लगभग 1,25,000 वैकेंसीज हैं इन अक्रॉस 500 टॉप कंपनीज और कंपनीज सेलेक्ट की जाएंगी बेस्ड ऑन देयर एवरेज CSR एक्सपेंडिचर एंड पार्टिसिपेशन यहाँ पे टोटली वॉलंटरी है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा पीएम इंटर्नशिप स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एज रेंज कितनी है विच इज एलिजिबल फॉर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम्स? दिस इज 21 टू 24 ईयर्स। और कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंप्लीमेंटिंग द पीएम इंटर्नशिप स्कीम? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन जो कि नेशनल और स्टेट लेवल के होंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नियात नलिनार स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द इंडियाज जन औषधि स्कीम? तो इंडिया के जन औषधि स्कीम को अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्री है मॉरिशस। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना? इस योजना को लॉन्च किया है झारखंड ने। Which state government has recently removed the age limit cap on the मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना? इस योजना के अंतर्गत एज लिमिट कैप को रिमूव किया है हरियाणा की सरकार ने। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिफेंस मिनिस्ट्री का। What is the primary objective of National Coastal Mission Scheme recently seen in the news? आंसर हो जाएगा to address the impact of climate change on coastal and marine ecosystem. Which state government recently launched the मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन स्कीम? ये स्कीम है महाराष्ट्र की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है What is the theme of World Toilet Day 2024? विश्व शौचालय दिवस 2024 का विषय क्या है? सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 19 नवंबर को और पर्पस यहाँ पे क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस जिसकी वजह से 3.5 बिलियन लोग अफेक्ट होते हैं और उनके पास कोई भी सेफ एक्सेस नहीं है सैनिटेशन का। ठीक है, तो इसको फाउंड किया था वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 में और बाद में ये यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेंस बना 2013 में। ये अलाइन करता है विद SDG 6 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 6 जहाँ पे हम बात करते हैं वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय द एंड ऑफ 2030। ओके, तो इस साल के लिए हमने थीम रखी है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। ओके, और ये थीम फोकस करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है सैनिटेशन और सस्टेनेबल सोल्यूशन की। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने होस्ट किया 2 दिन का वर्कशॉप ऑन एडवांसिंग द सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन हमारे अर्बन एरियाज में विद एक्सपर्ट्स इन सैनिटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड टॉयलेट डे हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 19 नवंबर को और इस साल के लिए हमने थीम रखी है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। ओके,
अगली स्लाइड में आइए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज Which day is declared as the International Day for the Prevention of and Fight Against all forms of Transnational Organized Crime? इसको हमने 2-3 दिन पहले ही देखा है। आंसर है 15 नवंबर। Which day is celebrated as International Day for the Elimination of Racial Discrimination every year? Answer is 21st of March. Which day is observed as International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day every year? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 5 मार्च को। What is the theme of World Migratory Bird Day 2024? इसके लिए हमने थीम रखी प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। आपको बताना है कि साल में कौन से 2 दिन हैं जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड हम ऑब्जर्व करते हैं। What is the theme of World Book and Copyright Day 2024? So theme was Read Your Way. What is the theme of the World Day of Social Justice 2024? थीम हमने रखी Bridging Gaps Building Alliances. Recently there was the 17th edition of दिव्य कला मेला held. ये हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर सिटी में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब होता है तो इसको हम हर साल 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। और साथ ही वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि हम हर साल 20 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारन वापारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बारन वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है हाल ही में इसने वेलकम किया एक यंग मेल टाइगर का, और इसी के साथ ही फर्स्ट टाइगर साइटिंग रही इस जगह पे इन नियरली 40 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के, और यहाँ पे रिवर्स बालमेधी, जोंक एंड महानदी फ्लो होती हैं थ्रू द सैंक्चुरी। और बलमदेही रिवर जो है ये फॉर्म करती है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री, और जोंक रिवर इसकी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री को फॉर्म करती है। तो ये एरिया लगभग फैला है 244 स्क्वायर किलोमीटर में, और इसके अंदर सफिशिएंट प्रे बेस है, वाटर अवेलेबिलिटी है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी वैसे हैं इन प्रोटेक्टिंग द सैंक्चुरी फ्रॉम द पोचर्स, और ये इंश्योर करेगा स्टेबल फूड साइकिल को फॉर द टाइगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बारन वापरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है? आंसर है बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि ये सैंक्चुरी कब इस्टेब्लिश की गई? तो 1976 में। कौन सी नियरेस्ट सिटी है टू दिस सैंक्चुरी? इट इज रायपुर सिटी। और कौन सा एक मेजर रिवर सिस्टम है जो कि इन्फ्लुएंस करता है इसकी इकोलॉजी को? सो दैट इज द महानदी रिवर। फाइन, अगली स्लाइड में आइए हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की लोकेशन को। गोलन हाइट्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कहाँ पे है? सीरिया में। गलतिस बे इज लोकेटेड इन विच आइलैंड ऑफ इंडिया? ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे। पनामा कैनल कनेक्ट्स विच टू ओशन? ये कैनल कनेक्ट करता है अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ। डेलोस आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच सी? तो ये है एजियन सी पे। पायरेनीज माउंटेन्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज? पायरेनीज माउंटेन्स नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती हैं इन बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। माउंट एरबस इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? ये है अंटार्कटिका में। और लास्ट है अटकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये डेजर्ट आपको मिलेगा चिले में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा और आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है, और आज का जो होमवर्क है वो आपका स्पोर्ट रिलेटेड रहने वाला है। 7 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिए जा रहे हैं, और हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, और फिर इनका जवाब सोच समझ के कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो सब लोग इस क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा कम से कम। बाकी जितने भी आते हैं जितने भी नहीं आते वो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.